डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है उत्पादन व रोज़गार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसका हम 5वां भाग आज ले रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि अपरिवर्तनीय या कठोर मौद्रिक मजदूरी के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ रिजिड मनी वेज। यद्यपि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार संतुलन पर सभी बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली है, किंतु यदि किसी कारणवश श्रमिक मिलकर कोई श्रम संघ बना ले और एक निश्चित मौद्रिक मजदूरी से कम मजदूरी लेना स्वीकार न करे, तो भी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलित हो सकती है यदि सरकार मौद्रिक नीति का प्रयोग करे। जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहती है, तब तक किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जैसे ही अर्थव्यवस्था मूलभूत मान्यताओं से अलग हटती है, तो उसे पूर्ण रोजगार पर वापस लाने के लिए, उस पर संतुलित करने के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम ऐसी दशा का वर्णन करते हैं जिसमें पूर्ण रोजगार पर संतुलित अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी से अधिक मौद्रिक मजदूरी की मांग की जाती है और उससे कम मौद्रिक मजदूरी लेना स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ हमने ये चित्र 6 लिया है। आप देखेंगे इसके ए पार्ट में प्रारंभिक स्थिति में SL जो है वो श्रम का पूर्ति वक्र है और DL जो है वो श्रम का मांग वक्र है। दोनों ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में ON1 के बराबर रोजगार है और P1 के बराबर हम देखते हैं कि वास्तविक मजदूरी है। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति भी है, अतः यह पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर हम देखते हैं कि यानी कि ON1 रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में OQ1 के बराबर उत्पादन होता है और MV1 मुद्रा की पूर्ति दिए हुए होने पर OQ1 उत्पादन के दिए हुए होने पर अर्थव्यवस्था में P1 के बराबर कीमत स्तर निर्धारित होता है और यहाँ पर OW1 के बराबर मौद्रिक मजदूरी निर्धारित होती है। ये हमारी बेसिक चीज़ जो हमने प्रारंभ से हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम चेंज लेते हैं। अब अगर श्रमिक इकट्ठा हो जाए, एक श्रम संघ बना लें और कह दें कि हम OW1 मजदूरी नहीं लेंगे, हम तो OW2 के बराबर मजदूरी लेंगे और इससे कम मजदूरी हम नहीं लेंगे, यानी कि वे मजदूर अपने श्रम संघ के माध्यम से मजदूरी पर अडिग हो जाते हैं और OW2 के बराबर ही मजदूरी लेना स्वीकार करते हैं, इतनी निश्चित करते हैं और इससे कम मजदूरी पर कोई भी श्रमिक कार्य करने को तैयार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में OW2 मौद्रिक मजदूरी और कीमतें हैं OP1। तो चूँकि OW1 से OW2 मजदूरी काफ़ी ज़्यादा है और कीमतें उतनी हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी कर्व जो हमारा OWP/1 था, वह यानी कि जो वास्तविक मजदूरी थी वो स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी, यानी कि W/P जो है उसमें अगर W बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और P जो है उतना ही रहता है, तो ये जो है वास्तविक मजदूरी
बढ़ जाती है। तो वास्तविक मजदूरी काफ़ी बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि यह कर्व जो है OW/P1 से शिफ्ट होकर OW/P2 का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वास्तविक मजदूरी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है। अब वास्तविक मजदूरी में चूंकि पहले की तुलना में काफ़ी वृद्धि हो गई है, अब मजदूरी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि जो श्रमिकों की मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो मालिक है, जो उत्पादन करता है, उनको मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी और अधिक देनी पड़ेगी तो उनकी कॉस्ट अधिक होगी, तो नेचुरल है कि वो उसकी मांग कम कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ए पार्ट में कि वास्तविक मजदूरी जैसी OW/P2 हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में मजदूरों की मांग घटकर ON2 रह जाती है, जबकि इस स्थिति में देखते हैं कि पूर्ति जो है वो बढ़कर ON3 हो जाती है। नेचुरल है कि जब मजदूरी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा श्रमिक काम करने को तैयार होंगे, लेकिन मजदूरी के बढ़ने पर जो उत्पादन करता है वो या फर्म्स हैं वो पहले की तुलना में कम जो है श्रमिकों को रोज़गार देने को तैयार होगी। तो अर्थव्यवस्था में चूँकि इतनी ही मांग रह जाती है ON2 के बराबर, तो इतनी ही लोगों को रोज़गार मिलता है और ON2 रोज़गार होने पर उत्पादन स्तर, चूँकि अब पहले से की तुलना में कम लोग प्रयुक्त हैं रोज़गार में, तो उत्पादन का स्तर भी OQ1 से घटकर OQ2 रह जाता है। जब उत्पादन का स्तर घट गया और मुद्रा की पूर्ति उतनी ही है तो स्वाभाविक है कि कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़कर OP2 हो जाती है और OP2 के होने पर जो है हम देखते हैं कि कीमतों के OP2 रहने पर और मौद्रिक मजदूरी के OW2 हो जाने पर वास्तविक मजदूरी पहले की तुलना में थोड़ी घट जाती है और वास्तविक मजदूरी का जो कर्व है वो OWP/2 से नीचे की ओर शिफ्ट होकर OW/P3 का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वास्तविक मजदूरी है वह पहले की तुलना में तो कम हो गई, लेकिन अभी भी पहले की वास्तविक मजदूरी जो OW/P1 थी उससे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जब अभी भी वास्तविक मजदूरी ज़्यादा है तो श्रमिकों की मांग में कमी होगी और श्रमिकों की मांग में कमी होगी तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो कीमतें और बढ़ेंगी। अब अगर उत्पादन कम हो जाता है और कीमतें अगर बढ़कर OP3 हो जाती है तो वास्तविक मजदूरी जो है वो पुराने स्तर पर आ जाएगी, यानी कि W बढ़ रहा था और P जो है वो पहले के जितना ही था, तो अगर हम W के बढ़ने के साथ ही P को भी बढ़ा दें तो स्वाभाविक है कि W/P का जो अनुपात है वो पहले वाला हो जाएगा, यानी कि वास्तविक मजदूरी पहले जितनी हो जाएगी। तो पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने में यहाँ साम्य स्तर से अधिक जो वास्तविक मजदूरी है वो बाधक बनी हुई है। अगर इसको कम कर दिया जाए और इसको वापस W/P1 के बराबर लाया जाए तो अर्थव्यवस्था में पुनः पूर्ण रोजगार की यह स्थिति हमें प्राप्त हो सकती है। अब वास्तविक मजदूरी को कम कैसे किया जाए? अब वास्तविक मजदूरी जो है उसको कम करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हम अगर ले हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मौद्रिक मजदूरी को OW2 से कम करके अगर हम इसको OW1 पे ले आएँ तो जो है श्रम जो है ये अर्थव्यवस्था में रोज़गार बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए श्रम संघ तैयार नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि श्रमिक इससे कम OW2 से कम मजदूरी लेने को तैयार नहीं है, तो ये उपाय हम अपना नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि मजदूरी को OW2 ही रहने दिया जाए लेकिन उत्पादन में कमी कर दी जाए, उत्पादन में कमी करके कीमतें जो है वो OP3 तक बढ़ने दी जाए। जिससे कि वास्तविक मजदूरी पहले जितनी हो जाए, ठीक है, यहीं पर आ जाए वापस।
लेकिन अगर ऐसा होता है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये स्थिति हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या उपाय अपनाएं जिससे कि अर्थव्यवस्था में मजदूरों की बात भी रह जाए और हमें जो है पूर्ण रोजगार का संतुलन भी प्राप्त हो जाए। तो तीसरी स्थिति यह होती है कि मौद्रिक मजदूरी जो है वह OW2 रखी जाए और मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ा दी जाए? इतनी बढ़ा दी जाए कि कीमतें, जिससे कीमतें OP3 के स्तर पर आ जाएं, और जैसे ही कीमतें OP3 पर आएंगी तो वास्तविक मजदूरी जो है इस स्थिति में घटकर वापस OW/P1 के बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा तरीका है, यह तरीका ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा कि श्रमिकों की बात रह गई कि उनको OW2 के बराबर मजदूरी मिल जाएगी। दूसरी बात, फर्म्स और जो उत्पादन करता है उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मजदूरी जो W/P1 के बराबर है। और इस स्थिति में चूँकि वास्तविक मजदूरी पहले के स्तर पर आ गई है, तो पुनः जो संतुलन है वो जो अर्थव्यवस्था में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मजदूरी के कम होने पर वापस जो है अर्थव्यवस्था में ON2 से रोज़गार बढ़कर ON1 हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में इस तरह से पुनः संतुलन होने से यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि वापस रोज़गार बढ़ जाएगा तो वापस उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ने पर चूँकि मुद्रा की मात्रा भी बढ़ा दी गई है तो ऐसी स्थिति में कीमतें P3 हो जाएंगी, और P3 कीमत होने से मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से जो है वास्तविक मजदूरी उतनी ही रह जाएगी। तो यहाँ पर पुनः पूर्ण रोजगार का जो संतुलन है वह स्थापित हो जाता है, और नया साम्य जो होता है वह रोजगार का होता है ON1, उत्पादन हो जाता है OQ1 और कीमतें हो जाती है OP3 और मौद्रिक मजदूरी OW2 पर ही रहती है, जिससे श्रमिकों की मांग भी पूरी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में पुनः संतुलन भी कायम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर श्रमिक संघ बनाकर एक मौद्रिक मजदूरी पर अड़ जाए, यानी कि मजदूरी उस रिजिड हो जाए, अपरिवर्तनीय हो जाए, क्योंकि श्रमिक उस बात पर अड़ गए हैं, उस मजदूरी पर अड़ गए हैं, तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से जो है संतुलन में लाया जा सकता है और उस मजदूरी के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो है मजदूरी के बढ़ जाने से कीमत स्तर भी हम देख रहे हैं बढ़ गया है, वास्तविक मजदूरी उसी स्तर पर आ गई है और रोज़गार वापस उसी स्तर पर आ गया। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ये जो है आप इसको बना के देखिएगा और थोड़ी इसको डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक यू।